Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 13 सितंबर है और आज की तारीख का संबंध है एक भूख हड़ताल से। आज के किस्से की शुरुआत इतिहास के बजाय माइथोलॉजी से करते हैं, मिथकों से। पुराणों के हिसाब से एक बार देवलोक के राजा इंद्र की लड़ाई वृत्रासुर नाम के असुर से हुई। वृत्रासुर ने इंद्र को हराकर देवलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्र के सारे अस्त्र शस्त्र वृत्रासुर के सामने फेल होते गए। कारण ये था कि उसे एक वरदान प्राप्त था। वो मेटल यानी धातु के बने किसी भी अस्त्र से पराजित नहीं हो सकता था। मेटल से नहीं मारा जा सकता तो बचे नॉन मेटल्स जैसे लकड़ी, कार्बन आदि। लेकिन तब आयरन मैन तो था नहीं कि कार्बन नैनोटेक जैसी किसी नॉन मेटेलिक टेक्नोलॉजी से कोई हथियार बनाता। ये दुविधा लेकर इंद्र पहुंचे ओरिजिनल आर्किटेक्ट के पास। मैट्रिक्स मूवी में जैसे नियो पहुंचा था आर्किटेक्ट के पास, बिल्कुल वैसे ही इस आर्किटेक्ट ने ही पूरी मैट्रिक्स या कहें कि दुनिया का निर्माण किया था। ये थे ब्रह्मा, जिन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का सारा ज्ञान था। उन्होंने इंद्र से कहा कि नैनोटेक की खोज तो 21वीं सदी में जाके होगी। अभी सिर्फ एक नॉन मेटल है जिससे वृत्रासुर को मारा जा सकता है, और वो है हड्डियां। होने को तो जानवरों की हड्डियां भी अवेलेबल थी, लेकिन शायद ब्रह्मा को इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्रेम था। हो भी क्यों ना, बिल्ली कुत्ता पालने वाला हर व्यक्ति इस बात से इत्तेफाक रख भी सकता है, चाहे मुर्गियों को उधेड़ने में थोड़ा बहुत गिल्ट होता भी हो। तब भी बिल्ली और कुत्तों से प्यार पर कौन ही उंगली उठाता है। इंद्र को ब्रह्मा की बात एकदम सटीक जान पड़ी, लेकिन किसी आम इंसान की हड्डियों में वो कैल्शियम कहाँ होता। ऊपर से अधिकतर लोग शुद्ध शाकाहारी, मतलब B12 और प्रोटीन की भारी कमी। सो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसकी हड्डियों में दम। तब ब्रह्मा ने महर्षि दधीची का नाम सुझाया। महर्षि दधीची वर्षों से तपस्या कर रहे थे और कहा जाता था कि उनके बराबर शक्ति पूरे संसार में किसी के पास नहीं थी। इंद्र ने जाकर महर्षि से प्रार्थना की। कारण जानकर महर्षि ने अपना शरीर त्याग दिया ताकि उनकी अस्थियों से एक अस्त्र बनाया जा सके। इसी अस्त्र को वज्र के नाम से हम जानते हैं, और इसी से इंद्र ने वृत्रासुर का संहार किया और देवलोक पर दोबारा शासन करने लगे। अब आप कहेंगे हम आज ये पुराणों और अस्त्रों शस्त्रों वाली बात क्यों कर रहे हैं। उसके लिए हमें आज की तारीख पर जाना होगा 1929 के साल में, यानी कि 13 सितंबर 1929। लाहौर का अनारकली बाजार, यहाँ से कुछ दूर बॉस्टल जेल के बाहर लोगों का भारी हुजूम उमड़ा हुआ है। भीड़ किसी को घेरे खड़ी है। इससे एक साल पहले यही शख्स अगर इस बाजार में खड़ा होता, शायद ही कोई उस पर दूसरी नज़र भी फेरता। लेकिन आज ये शख्स जब यहाँ पर लेटा हुआ है तो हर कोई उसके अंतिम दर्शन कर लेना चाहता है। 9 सितंबर के एपिसोड में हमने आपको बाघा जतिन की कहानी सुनाई थी। उस दिन आज़ादी के सफ़र में बाघा जतिन के पीछे पीछे विडाल वंश का एक और जतिन चल पड़ा था। ये थे जतींद्र नाथ दास, जिन्हें भगत सिंह प्यार से जतिंदा बुलाया करते। जतिन को गुलाब की पंखुड़ियों से बने बिस्तर पर लेटाया गया था। उनका सिर एक बड़े से तकिए पर रखा हुआ था। सिर भी क्या था, उसके नाम पर सिर्फ हड्डी का एक कपाल बचा था। उनके सफ़ेद पड़ चुके चेहरे पर आंखें सॉकेट में अंदर तक धंस चुकी थी, जिससे पता चलता था कि मृत्यु से पहले इंच दर इंच खत्म होते हुए जतिन कितनी असीम यातना से गुजरे थे। उस दिन अनारकली बाजार की एक भी दुकान नहीं खुली थी। जतिन की अर्थी को लाहौर स्टेशन ले जाया जाना था ताकि उन्हें फिर आगे बंगाल, उनकी जन्मभूमि तक पहुंचाया जा सके। सुभाष चंद्र बसु ने तब 3000 रुपये इकट्ठा करके उस जमाने में ट्रेन का इंतजाम करवाया था ताकि बंगाल तक जतिन की अंतिम यात्रा जा सके। जतिन का शव लेकर ट्रेन लाहौर से कलकत्ता की ओर रवाना हुई। जिस जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकती, उन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता। लाहौर से कलकत्ता के रास्ते में ट्रेन कानपुर में रुकी तो उन्हें जवाहरलाल नेहरू और गणेश शंकर विद्यार्थी ने श्रद्धांजलि दी। कलकत्ता में खुद सुभाष चंद्र बोस ट्रेन को रिसीव करने आए। जतिन की उम्र तब सिर्फ 25 साल थी। इसके 2 साल बाद जब भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया तो उनकी उम्र भी मात्र 23 साल थी। मानो आज़ादी के दीवानों में होड़ लगी थी कि कौन कितनी जल्दी फांसी पर चढ़ता है। उनकी शहादत पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जिस तरह महर्षि दधीची ने वज्र बनाने के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी, उसी तरह जतिन ने भी अपना शरीर दान किया है। वो आधुनिक भारत के युवा दधीची हैं। जतिन की शहादत से जो अस्त्र तैयार हुआ वो किसी भी मेटल नॉन मेटल वाले हथियार से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। ये शस्त्र था आज़ादी के विचार का, जिससे एक भरोसा, एक आमंत्रण उपजा, देश की आज़ादी के लिए जान न्यौछावर करने का। लाला लाजपत राय का बलिदान, सैंडर्स की हत्या, दिल्ली बम असेंबली पर बम फेंका जाना,
उस दौर में लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही थीं जिनसे जनमानस में आज़ादी की चेतना का संचार होता था। लेकिन जतिन की शहादत ने जैसे इस भावना की बारिश कर दी जिसमें भीगने से कोई भी खुद को बचा न सका। द ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक जतिन की अंतिम यात्रा में 7 लाख लोग शामिल हुए थे। इसका असर ऐसा हुआ कि अंग्रेज खौफ खा गए। उन्होंने इसके बाद किसी भी क्रांतिकारी का शव उनके परिजनों को सौंपे जाने पर रोक लगा दी। इसी कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी तय वक्त से पहले फांसी देकर उनके शवों को चुपके से जला दिया गया था। आइए अब जतिन की जिंदगी की बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1904 को जतिन का जन्म हुआ कलकत्ता में। आगे चल के वो बंगाल की रेवोल्यूशनरी पार्टी अनुशीलन समिति से जुड़े और गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में भी शरीक हुए। 1925 में अंग्रेजों ने उन्हें देश विरोधी गतिविधियों के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान वो कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज में पढ़ रहे थे। जेल पहुंचे तो देखा वहां कैदियों की हालत काफ़ी ख़राब थी। न सोने को ढंग की जगह थी, न नहाने की, खाना भी एकदम सड़ा हुआ मिलता था। इसको लेकर उन्होंने जेलर से शिकायत की। कोई हल जब नहीं निकला तो उन्होंने भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी। 20 दिन तक उन्होंने रोटी का एक कौर भी नहीं खाया। अंत में जेल अथॉरिटी को जतिन के सामने झुकना पड़ा। ये 20 दिन की भूख हड़ताल आने वाले भविष्य की तैयारी थी। जेल से बाहर आकर उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। उत्तर भारत में भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने जतिन को उत्तर भारत में आने का न्योता दिया। जतिन बम बनाने में माहिर थे और वो HSRA में शामिल हो गए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में जो बम फेंके उन्हें भी जतिन दा ने ही तैयार किया था। 14 जून 1929 को जतिन इस मामले में अरेस्ट कर लिए गए। उन्हें लाहौर जेल में डाल दिया गया। वहां उन्होंने देखा कि अंग्रेज कैदियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन भारतीय कैदियों के लिए नरक जैसा माहौल था। न कपड़े धुलते थे, न खाने के बर्तन। किचन एरिया में भी कॉकरोच घूमते रहते। दूषित खाना खाकर आए दिन कैदियों की तबीयत खराब होती रहती। इसे देखते हुए जतिन दा ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी देखा देखी बाकी कैदी भी हड़ताल पर बैठ गए। शुरुआत में अंग्रेजों को लगा जब गांधी जी भी 21 दिन से ज़्यादा हड़ताल कभी उन्होंने की नहीं, भूख हड़ताल, तो ये लोग भी कितने दिन तक सहन कर पाएंगे। लेकिन जतिन और बाकी कैदियों का हौसला नहीं टूटा। एक कमाल की बात यह हुई कि जो काम बम धमाके ने नहीं किया था वो भूख हड़ताल ने कर दिखाया। हड़ताल 30वें दिन पहुंची तो बात बाहर आने लगी। कैदियों की हालत और भूख हड़ताल की खबर देश भर के अखबारों की सुर्खियां बनने लगी। हिंसा के नाम पर अंग्रेज किसी भी कार्रवाई को जायज ठहरा सकते थे, लेकिन भूख हड़ताल एक पैसिव रेजिस्टेंस था। जतिन और बाकी क्रांतिकारियों के प्रति लोगों की सहानुभूति लगातार बढ़ती जा रही थी। तब ब्रिटिश सरकार को लगा कि भूख हड़ताल तोड़वाना जरूरी हो गया है। साम दाम दंडभेद सब अपनाया गया। इससे पहले तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर कैदियों के पास भिजवाए गए ताकि कैदी लालच में आकर खाना खाने लगें। जब इससे भी बात नहीं बनी तो पानी के घड़ों में दूध भरवा दिया गया। भूख तो इंसान सहन कर सकता है, लेकिन प्यास को सहन करना मुश्किल है। जेल अधिकारियों को लगा कि प्यास तो लगेगी ही और तब दूध पीना पड़ेगा, इससे भूख हड़ताल टूट जाएगी। तरकीब कुछ हद तक सफल भी रही। प्यास के मारे कुछ कैदियों ने बीच में ही हार मानी इस तरह। लेकिन जतिन दा का आत्मबल इससे भी नहीं टूटा। अंत में अंग्रेजों ने जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। 4 लोगों ने जतिन को पकड़ा और उनकी नाक में नली डालकर दूध भर दिया। जतिन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और इस बीच दूध फेफड़ों में चला गया। अगले कुछ दिनों में जतिन दा की हालत बिगड़ती गई। अनशन के 63वें दिन 13 सितंबर 1929 को जतिन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 महीने से खाना नहीं खाया इस व्यक्ति ने। यहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूछा जाए कि इंसान और जानवर में क्या अंतर है, तो बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि इंसान एक रैशनल जीव है। भूख लगी तो खा लिया, नींद लगी तो सो गए, सिंपल मेंटोस जिंदगी। लेकिन ये काम तो जानवर भी करते हैं। जो चीज़ें हमें जानवरों से अलग करती हैं वो इनकी ठीक उल्टी बातें हैं। यानी भूख लगने पर भी ना खाने का निर्णय ले पाना, नींद लगने पर भी जगे रहने की हिम्मत कर पाना, ये सब थोड़ा बहुत हम सब कर लेते हैं। यहाँ तक कि अगर पूछा जाए कि क्या आप देश के लिए जान दे देंगे, तो शायद अधिकतर लोग हाँ में ही जवाब दें। लेकिन गोली खाकर या फांसी चढ़कर मर जाना एक बात है और तिल तिल कर घुट घुट कर जान देना दूसरी बात। अभी हमने जानवरों की बात की थी। उनके मामले में भी माना जाता है कि अगर कोई जानवर गहन पीड़ा में हो और उसकी मदद ना की जा सकती हो तो बेहतर है उसे मुक्ति दे दी जाए। टॉर्चर करके मारने के बारे में हमने सुना है, लेकिन एक इंसान खुद ये निर्णय ले सकता है कि वो खाना न खाए और भूख से अपनी जान दे दे। ये मानवीय संकल्प और साहस की पराकाष्ठा है। जतिन दा जब अनशन पर बैठे थे तो उनसे पूछा गया, ऐसे तो तुम मर जाओगे।
जतिन ने इस सवाल का जो जवाब दिया था वो हम सब लोगों को सुनना चाहिए। वो कहते हैं, गोली खाकर या फांसी पर झूलकर मरना तो बहुत आसान है। आदमी के मनोबल का पता तभी चल सकता है जब वो धीरे धीरे मरना कबूल कर सके। आज की तारीख में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी तारीख के एक और नए एपिसोड में। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त रूहानी ने। देखते रहिए दिल टॉक।